गो फर्स्ट एयरलाइन के एक प्लेन में एक्टर आर्य बब्बर की कॉकपिट में बैठे पायलट से बहस का वीडियो वायरल हुआ। आर्य बब्बर ने इस वीडियो को 2 दिन पहले खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया था, जिसमें काफी देर तक उनकी पायलट से बहस होती दिखी। जी सर बताइए। दोनों के बीच हो रही बातचीत से ये पता चला कि बहस का मुद्दा आर्य बब्बर का मजाक करना है, जो कि उस प्लेन के पायलट को पसंद नहीं आया। वीडियो की शुरुआत में आर्य कॉकपिट की तरफ जाते दिखे, जहां पहुंचकर उन्होंने पायलट से पूछा कि क्या बात है, जिसका पायलट ने जवाब भी दिया। भाई अभी आए। बस इसी के बाद से बात बढ़ती चली गई और दोनों अपनी बात को सही ठहराने में जुट गए। फ्लाइट के कॉकपिट में हो रही ये बहस काफी देर तक चलती रही और आर्य बब्बर इसका वीडियो बनाते रहे। पूरे वीडियो में पायलट और आर्य बब्बर एक दूसरे पर बातों के तीर छोड़ते रहे। Do you want to make your power come across like this? मामला इतना बिगड़ गया कि आर्य ने फ्लाइट छोड़ने की बात तक कह डाली। Do you want me to get off the flight? No, no. Did I tell you that? कुछ ही देर में पायलट और आर्य के बीच चल रही बहस धमकी में बदल गई। This is not going to go down easy. हालांकि बाद में पायलट ने आर्य बब्बर से हाथ मिलाना चाहा, लेकिन वो वहां से चले गए और जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। सौभाग्य की बात यह कि कांग्रेस नेता और एक्टर राज बब्बर के बेटे आर्य बब्बर की पायलट से बहस बेंगलुरु जाते वक्त हुई। हालांकि उन्होंने कहां से उड़ान भरी इसका पता नहीं चला, लेकिन वीडियो में ये विमान उड़ान भरने की तैयारी में दिखा। बड़ी खबर, यूपी चुनाव पर कुछ घंटों बाद एक और चरण के लिए राज्य में वोटिंग शुरू हो जाएगी। चुनाव अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलकर अवध और मध्य यूपी तक पहुंच गया है। वहां के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ और उन्नाव समेत 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होगी। जिन सीटों पर सुबह वोट डाले जाएंगे उनमें अवध की सबसे ज्यादा 45 सीटें हैं। इनके अलावा बुंदेलखंड की 10 और रोहेलखंड की 4 सीटें भी शामिल हैं। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, तो तैयारी पूरी चौथे चरण की? जी किशोर, देखिए ये 59 सीटें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और 4 मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, 2 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री। तो बीजेपी की यही कोशिश रहेगी कि वह बढ़त अपनी जो 2017 में थी उसको बरकरार रखे। वहीं विपक्षी पार्टियां खासकर सपा यही कोशिश करेगी कि वह इस बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाए। तो चौथे चरण में भी कई हॉट सीटें ऐसी हैं जिन पर सबकी नजर है। इन सीटों पर कई मंत्री और दिग्गज नेता मैदान में हैं। उनमें एक सीट रायबरेली सदर भी है, जिसे कांग्रेस का गढ़ बताया जाता है, क्योंकि इस सीट पर 1993 से 2012 तक कांग्रेस के कद्दावर नेता अखिलेश सिंह लगातार 5 बार जीते थे। जबकि पिछले चुनाव में विदेश से पढ़ाई कर लौटी उनकी बेटी अदिति सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर बड़ी जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार अदिति सिंह रायबरेली सदर सीट पर हाथ के साथ नहीं है। वो पिछले साल नवंबर में बीजेपी में शामिल हो गई थी। बीजेपी में जाने के बाद अदिति सिंह का मुकाबला समाजवादी पार्टी के उन्हीं राम प्रताप यादव के साथ है जिन्होंने 2017 में अदिति सिंह के लिए वोट मांगे थे। तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी चुनाव में एक साथ थे। लेकिन इस बार अदिति सिंह के पाला बदलने के बाद कांग्रेस ने वहां से मनीष चौहान को टिकट दिया है, जो गांधी परिवार के करीबी बताए जाते हैं। जबकि दूसरी हॉट सीट है लखनऊ की सरोजनी नगर। वैसे तो इस सीट से स्वाति सिंह अभी विधायक हैं, जो यूपी सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उनको यहां से उम्मीदवार नहीं बनाया, क्योंकि इस सीट पर उनके पति दयाशंकर सिंह भी दावेदारी ठोक रहे थे। चुनावों का ऐलान होने के बाद से ही दयाशंकर सिंह लगातार सरोजनी नगर से टिकट की मांग कर रहे थे। जबकि पिछली बार सरोजनी नगर सीट से जीत दर्ज करने वाली स्वाति सिंह भी एक बार फिर उम्मीदवारी की आस लगाए बैठी थी, लेकिन पार्टी ने न तो पति को टिकट दिया और न ही पत्नी को, बल्कि सरोजनी नगर सीट पर बीजेपी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश्वर सिंह को उतार दिया, जिनकी छवि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की भी रही। राजेश्वर सिंह ईडी के पूर्व डायरेक्टर हैं, जिनका मुकाबला अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अभिषेक मिश्रा से। जबकि इस सीट से कांग्रेस के रुद्र रमन सिंह और बीएसपी से जलीस खान चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली की ऊंचाहार सीट पर भी सुबह वोट डाले जाएंगे। ये वही सीट है जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य के अपने बेटे के लिए बीजेपी से टिकट मांगने की खबर थी, लेकिन बीजेपी ने उनके बेटे को ऊंचाहार सीट से टिकट नहीं दी, जिसके बाद नाराज हुए स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य को उम्मीदवार नहीं बनाया, क्योंकि उत्कृष्ट मौर्य इसी सीट से 2 बार चुनाव लड़े और दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उनकी जगह समाजवादी पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक मनोज पांडे पर ही दांव खेला, जिन्होंने दोनों बार उत्कृष्ट मौर्य को हराया था। इस चरण की जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है वो लखीमपुर खीरी की निघासन सीट है। किसान आंदोलन के दौरान यहीं पर तिकुनिया कांड हुआ था, जिसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा को जेल तक जाना पड़ा, क्योंकि उन पर आंदोलन कर रहे किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप लगा था।
और ये घटना तब हुई जब पिछले साल 3 अक्टूबर को किसान वहां आंदोलन कर रहे थे। तभी सड़क पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को एक तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचल दिया था, जिसमें 4 किसानों समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के 7 दिन बाद आशीष मिश्रा ने थाने में जाकर सरेंडर किया था और तभी से वो जेल में थे। हालांकि कुछ दिन पहले ही जमानत मिलने के बाद वो जेल से बाहर आ गए, जिसके बाद वोटिंग से कुछ ही दिन पहले इस सीट पर एक बार फिर तिकुनिया कांड की गूंज सुनाई दी। विपक्ष ने आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर सवाल खड़े करते हुए उनके पिता अजय मिश्रा को घेर लिया। अजय मिश्रा 2012 में निघासन सीट से ही जीते थे, जबकि 2017 में यहां से बीजेपी के टिकट पर रामकुमार वर्मा को जीत मिली थी, लेकिन उनकी मौत होने की वजह से हुए उपचुनावों में उनके बेटे शशांक वर्मा जीत गए थे, जिन्हें बीजेपी ने इस बार भी टिकट दिया है। इसी तरह लखनऊ कैंट भी एक अहम सीट है, जहां से यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी इसी सीट से अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन बीजेपी ने पिछली बार लखनऊ मध्य से चुनाव जीतने वाले ब्रजेश पाठक को लखनऊ कैंट से मैदान में उतार दिया, जबकि बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने अपने बेटे मयंक जोशी के लिए दावेदारी तक ठोक दी थी। मेरे बेटा 2009 से लगातार वहाँ पर जमीन पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जरूर टिकट की दावेदारी की है। हालांकि रीता बहुगुणा की कोई दलील काम नहीं आई और बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट नहीं दिया। इसके बाद रीता बहुगुणा और उनके बेटे मयंक की नाराजगी की खबरें भी आई। लखनऊ कैंट सीट से ही रीता बहुगुणा जोशी ने 2017 में जीत दर्ज की थी और उनके सांसद बनने के बाद 2019 में इस सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें बीजेपी के सुरेश तिवारी को जीत मिली। लेकिन इस बार बीजेपी ने सुरेश तिवारी की जगह ब्रजेश पाठक को टिकट दिया। सौभाग्य की बात है कि चौथे चरण की इन 59 सीटों में बीजेपी को 50 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 4 सीटें आई। वहीं 2-2 सीटें कांग्रेस और बीएसपी को मिली। इस चरण में वोटिंग हो जाने के बाद यूपी की कुल 403 सीटों में 231 सीटों पर चुनाव खत्म हो जाएगा। कैच छोड़ने पर अपने साथी क्रिकेटर को थप्पड़ मारने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस रऊफ की जमकर फजीहत हो गई, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर हुई इस बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया, जिसमें वो एक मैच के दौरान मैदान के बीचों बीच साथी खिलाड़ी के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ते दिखाई दिए। क्रिकेट को शर्मसार करने वाली ये घटना हुई पाकिस्तान सुपर लीग के एक मुकाबले में। मैच के शुरुआती ओवर में हारिस रऊफ की गेंदबाजी पर कामरान गुलाम ने एक कैच ड्रॉप कर दिया, जिससे गुस्सा होकर हारिस रऊफ ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। उनकी ये हरकत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और पाकिस्तान के मीडिया चैनलों में भी क्रिकेट के जानकारों ने उनके इस बर्ताव पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। हाथ मारना और जिस तरीके से उसको गुस्सा दिखाया, हाँ। ये गलत है। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों ने पाकिस्तान के थप्पड़बाज क्रिकेटर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कुछ ने उनकी करतूत को शर्मनाक करार दिया और उनसे माफी की मांग की, तो कुछ ने तो उन पर तुरंत जुर्माना लगाए जाने की मांग कर दी। सौभाग्य की बात है कि इस थप्पड़ कांड पर दुनिया भर में क्रिकेटर की फजीहत के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। बताया गया कि मैच रेफरी ने भी उन्हें सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक रैली की, जिसमें उन्होंने यूपी में फिर बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही जीत का चौका लगने का दावा किया। यूपी चुनाव में इस बार भी जीत का चौका लगने वाला है। चौका एक बार 2014, दूसरी बार 2017, तीसरी बार 2019 और इस बार चौका। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू खत्म हो गया। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में लागू नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया। वहां कोरोना मामलों में आई कमी के बाद यह फैसला लिया गया। यूक्रेन संकट की वजह से दुनिया भर के साथ भारतीय शेयर बाजार में भी गिरावट रही। सेंसेक्स 383 अंक लुढ़ककर 57,301 पर खिसक गया। साथ ही निफ्टी 114 अंक नीचे 17,092 पर बंद हुआ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना की एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें बैठे 4 जवान घायल हो गए। दिल्ली के जैतपुर इलाके में पुलिस ने एक लड़के के अपहरण के मामले को सुलझाने का दावा किया। पुलिस ने अगवा किए गए लड़के को छुड़ाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हिजाब पर कर्नाटक के बाद देश के कई राज्यों में जारी विवाद के बीच मुंबई में इसकी डिमांड बढ़ गई। दूसरे राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी इस मुद्दे पर खूब प्रदर्शन हुए, जिसकी वजह से हिजाब और बुर्के की बिक्री अचानक बढ़ गई। मुंबई में हाल के दिनों में हिजाब की खरीदारी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। जब से कर्नाटका में हिजाब को लेकर ये सारा विवाद उठा है, तब से मुंबई में हिजाब और बुर्के की जो बिक्री है वो काफी ज्यादा हो गई है। डिमांड बढ़ने से दुकानदार काफी खुश हैं। कुछ ने तो पिछले 35 साल में हिजाब की इतनी मांग कभी नहीं देखी।
अभी छोटे छोटे बच्चों में भी वो जज्बात आ गया है कि मैं हिजाब पहनूं। बताया गया कि स्कूल और कॉलेज से बड़ी संख्या में छात्राएं हिजाब खरीदने पहुंच रही हैं। सौभाग्य की बात है कि हिजाब का मुद्दा कर्नाटक के उडुपी जिले के एक स्कूल से शुरू हुआ था, जिसके बाद वहां के कुछ दूसरे स्कूलों में और फिर पूरे राज्य और देश भर में इस पर विवाद बढ़ गया। प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक संगठन सिक्स फॉर जस्टिस के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया और इससे नजदीकी संबंध रखने वाले पंजाब पॉलिटिक्स टीवी पर नकेल कसने का आदेश जारी कर दिया, जिसके तहत विदेश से चल रहे पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि आरोप है कि इन प्लेटफॉर्म के जरिए इस चैनल की विधानसभा चुनाव में माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी, जिसके लिए चैनल ने चुनाव के दौरान ही नए ऐप भी जारी किए और नए सोशल मीडिया अकाउंट भी बनाए, जिनमें इस्तेमाल के लिए इस चैनल पर अलगाववाद को भड़काने वाला कंटेंट भी तैयार करने का आरोप है, जिसकी खुफिया जानकारी मिलने के बाद सरकार ने चैनल के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा किया। सौभाग्य की बात यह कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इसके लिए आईटी नियमों के तहत दी गई इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल किया और 18 फरवरी को कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया था। अमित शाह के बीएसपी पर दिए बयान से पार्टी गदगद नजर आई। यूपी चुनाव के बीच न्यूज 18 को दिए अपने पहले इंटरव्यू में अमित शाह ने बीएसपी के बारे में बात की थी और खुलकर माना था कि मायावती की पार्टी में अब भी दम है। यही नहीं, इंटरव्यू में उन्होंने दो टूक बोल दिया कि यूपी चुनाव में बीएसपी को मुस्लिम समुदाय के वोटरों का भी वोट मिलेगा। बीएसपी की रिलेवेंसी खत्म हुई है, वो बात ठीक है। वोट आएंगे, मैं मानता हूँ वोट। मुसलमान भी काफी बड़ी मात्रा में जुड़ रहे, मुसलमान बीएसपी को भी काफी बड़ी मात्रा में वोट देंगे, काफी सीट। अमित शाह का ये बयान सुनते ही बीएसपी खुश हो गई। इस बयान से गदगद पार्टी नेताओं ने कई और दावे भी कर दिए। स्टार्टअप तो 100% है ही है, बाकी लोग भी जो हैं और जो दलित समाज में आते हैं वो सब के सब बहुजन समाज पार्टी के साथ में हैं। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने बीएसपी की तारीफ तो की थी, लेकिन उन्होंने आने वाले समय में बीजेपी और बीएसपी के गठबंधन की अटकलों को खारिज कर दिया था। सौभाग्य की बात है कि अमित शाह ने दावा किया कि इस बार यूपी में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी और इसे किसी और से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि उन्होंने ये माना कि यूपी में बीएसपी को भी अच्छे वोट मिलेंगे। बड़ी खबर बिहार से, नीतीश कुमार विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार का चेहरा हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कवायद शुरू हो गई है और इस काम में रणनीतिकार प्रशांत किशोर के जुटे होने की खबर है। बताया गया कि उन्होंने ही नीतीश कुमार के सामने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए तैयार होने का प्रस्ताव रखा और इसके बाद उन्होंने विपक्ष की दूसरी पार्टियों को एक साथ लाने का भी काम शुरू कर दिया। मनोज शर्मा इस पर और बता रहे हैं। मनोज, क्या पता चल रहा है? जी किशोर, राष्ट्रपति पद के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उम्मीदवारी से सियासी गलियारों में खलबली मची हुई है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि खुद नीतीश कुमार इससे इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बात में कोई दम नहीं है। यानी नीतीश कुमार के नाम पर विपक्षी दलों को साथ लाने की कोशिश शुरू हो गई, इसीलिए यह चर्चा जोरों पर है कि वो राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 3 दिन पहले दिल्ली में नीतीश कुमार से हुई मुलाकात में प्रशांत किशोर ने उनके सामने यह प्रस्ताव रखा और इस बैठक के बाद प्रशांत किशोर ने कई दलों के नेताओं से भी मुलाकात की, जिनसे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नीतीश कुमार के नाम को समर्थन देने पर बात की गई। बताया गया कि प्रशांत किशोर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मिले और उनका साथ मांगा। यही नहीं, उन्होंने शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलकर भी नीतीश के नाम पर सहमति बनाने की बात की। हालांकि न्यूज 18 ने जब नीतीश कुमार से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी पर सवाल किया तो उन्होंने इसके बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया। और चर्चा है कि आप विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं। सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रपति पद के लिए ये चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि इसी साल जुलाई में देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उन्होंने 2017 में प्रणब मुखर्जी के बाद राष्ट्रपति का पद संभाला था। ऐसे में विपक्ष को एकजुट करने का काम शुरू होने की खबर आई तो ताकि जल्द एक चेहरे पर सहमति बनाई जा सके। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। बीजेपी ने दावा किया कि वो 7 मार्च को इस मामले से जुड़े कुछ बड़े सबूत लेकर सामने आई। एक और बीजेपी ने यह दावा किया तो वहीं दूसरी ओर मुंबई की मेयर दिशा सालियान के घर पहुंची और उनके माता पिता से मिली। किशोरी पेडनेकर अकेली नहीं थी, बल्कि उनके साथ राज्य महिला आयोग की 2 सदस्य भी मौजूद थीं, जिन्हें दिशा सालियान के माता पिता ने एक ज्ञापन सौंपा। दिशा सालियान की मौत का मामला करीब 1.5 साल पुराना है, जिस पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे ने बयान दिया था।
किशोरी पेडनेकर ने उसी बयान के बारे में राज्य महिला आयोग को चिट्ठी लिखी और फिर दिशा सालियान के घर पहुंची। इस मुलाकात के बाद दिशा की मां का गला भर आया। उन्होंने सियासी पार्टियों से अपील की कि वो उनकी बेटी के नाम पर राजनीति बंद करें। एकलौती बच्चे को खोया है, अब हमारा दर्द हमारा आपको समझ में नहीं आता शायद, लेकिन हमें ऐसा तकलीफ मत कीजिएगा। दिशा कुछ दिन तक अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही थी और 8 जून 2020 को संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई थी, जिसके कुछ दिन बाद यानी कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की भी खबर आई थी। एक बड़े अभिनेता की मौत के बाद तो सनसनी ही मच गई थी और सुशांत और दिशा की मौत के कनेक्शन की खबरें उड़ने लगी थी। लेकिन जांच के दौरान दोनों की मौत में कोई संबंध नहीं मिला था। अब एक बार फिर दिशा सालियान की मौत का हाई प्रोफाइल केस चर्चा में। और बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने तो यह दावा भी कर दिया कि 7 मार्च को दिशा सालियान की मौत से जुड़े कुछ ऐसे सच सामने आएंगे कि लोग चौंक जाएंगे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा 7 मार्च। चंद्रकांत पाटिल ने जैसे ही ये बयान दिया, मुंबई की मेयर ने उन पर पलटवार किया। उन्होंने उन्हें इस मामले पर सियासत नहीं करने की सलाह दी। जो कुछ है लाओ, लेकिन बार बार उसका नाम लेके उनको तकलीफ हो इतना मत करो। राज्य महिला आयोग ने मुंबई पुलिस से 48 घंटे में इस केस से जुड़े सभी दस्तावेज मांगे हैं। सौभाग्य की बात है कि सुशांत और दिशा दोनों मामलों की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कुछ ऐसे दावे किए कि मामला चर्चा में आ गया। दिशा की मां ने उन्हीं दावों का जिक्र किया और भावुक हो गई। मुंबई की मेयर भी इस बात पर नाराज दिखाई दी। लेकिन बीजेपी 7 मार्च को दूध का दूध पानी का पानी करने की बात कह रही है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर अपराधियों का साथ देने का आरोप लगाया और एक पोस्टर के जरिए अखिलेश यादव पर हमला बोला। अखिलेश तेरे 4 यार, अखिलेश तेरे 4 यार, गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। कुवैत में एक योग कार्यक्रम पर बैन लगने से बवाल इतना बढ़ गया कि सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतर आईं, क्योंकि कुवैत सरकार ने खुले में योग के कार्यक्रम के आयोजन पर रोक लगा दी, जिससे भड़की सैकड़ों महिलाओं ने वहां की संसद के सामने प्रदर्शन किया। वहां योग सिखाने वाली एक संस्था ने रेगिस्तान में इस कार्यक्रम के आयोजन का विज्ञापन दिया था, जिसके छपने के बाद कुवैत के कई नेता भड़क गए और इस पर विवाद इतना बढ़ गया कि वहां की सरकार को इस पर बैन लगाना पड़ा। लेकिन योग करने वाली महिलाओं ने सरकार के इस फैसले को अपने अधिकारों के खिलाफ बताया और साफ कर दिया कि जब तक सरकार अपना फैसला नहीं बदल देती तब तक वो प्रदर्शन करती रहेंगी। सौभाग्य की बात यह कि खुले में योग के मुद्दे पर कुवैत में सत्ता पक्ष के अलावा कई विपक्षी सांसदों के भी सुर एक है, जिसकी वजह से वहां की सरकार को यह फैसला लेना पड़ा, जिस पर हंगामा बढ़ता जा रहा। जिस पर वक्त फिदा होगा, जिस पर वक्त फिदा होगा वो अंदाज जुदा होगा। सौभाग्य की बात कही ज्योत्सना ने, तन्हाई में सोच वतन का कैसे फर्ज अदा होगा। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौभाग्य की बात।